नेशनल मीडिया था जो दिन भर नरेशन चलाता था कि समाज को जाति में नहीं बांटना चाहिए, जातिगत जनगणना हो जाएगी तो समाज जातियों में बंट जाएगा, अब वही मीडिया जातिगत जनगणना के फ़ायदे गिना रहा है। दरअसल इसके पीछे जो लॉजिक है वो हमें समझना चाहिए। जातिगत जनगणना सिर्फ जाति को गिनने का काम नहीं है, उसमें ये भी एक कॉलम है, ये भी देखा जाएगा कि फला फला कौन सी जाति है, उस जाति में कितने लोग हैं जिनके घर पे सरकारी नौकरी है, कितने लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिली है, किनके कच्चे मकान है, किनके पक्के मकान है, किनका आमदनी का स्रोत क्या है, किसका आमदनी का साधन क्या है, किसके पास ज़मीन है नहीं है। उसी के हिसाब से फिर सरकार अपनी आगे योजनाएं बनाए और जो आरक्षण का लाभ जो वंचित समाज है जिसे अभी नहीं मिल पाया है तो उस आदमी तक पहुंचाया जाए। अभी क्या हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटा, मान लो हम उस पर बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ जो है वो चंद लोगों को ही मिल रहा है। कई ऐसे सवर्ण हैं, कई क्या 90% ऐसे सवर्ण हैं, उन्हें उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, अब तो ये जातियों में बांटेंगे देखिए लोगों को। अब यही तो एक बड़ी समस्या है और बड़ा सवाल है, बहुत ही मतलब उम्दा सवाल है कि वो योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत विश्व शर्मा जी और मोहन यादव जी, जो ये तीनों लोग अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट और एकदम ब्रांड हिंदू प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब इनकी स्थिति क्या होगी? क्योंकि अब जातिगत जनगणना हो रही है तो अब बंटने की तो बात हो ही रही है कि भाई सवर्ण कितने हैं, पिछड़े कितने, अति पिछड़े कितने, दलित कितने, अति दलित कितने, और उसमें तमाम जो हजारों जातियां हैं उनकी कितनी कितनी संख्या है और उनको सरकार से क्या मिला है। तमाम जो स्वघोषित बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब ये सब नहीं होना चाहिए और मेरिट के आधार पर चीज़ें होनी चाहिए। अब इसमें भी एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, एक देश पांडे साहब हैं, महाराष्ट्र के प्रोफेसर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें ये प्रिविलेज इसलिए मिल पाया क्योंकि हमारे पास पुश्तैनी ज़मीनें थीं, हम ऐसे कुलीन समाज से आते थे कि हमें पढ़ाई लिखाई का एडवांटेज मिला, हम पढ़ लिख गए, प्रोफेसर बन गए और मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, वो विदेश में नौकरी कर रहे हैं। क्या एक दलित वर्ग का बच्चा, क्या एक पिछड़े का बच्चा, एक गांव का बच्चा जिसके पास साधन संसाधन नहीं है, वो अपने बच्चों को आज की तारीख में पढ़ा सकता है? सवाल यही है कि अगर जाति जनगणना होगी तो आरक्षण भी बढ़ेगा, बिल्कुल आरक्षण बढ़ेगा तो फिर मेरिट का क्या होगा? नहीं, अब इसमें एक सवाल और है जिस पे हमें प्रधानमंत्री को घेरना है, हम सब लोगों को घेरना है कि सरकारी नौकरियां तो देश में 2 या 3% बची हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी तो सरकार ने ख़त्म कर दी। अब हमें सरकार से एक तीखा सा सवाल ये करना है कि जो प्राइवेट नौकरियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें भी आबादी के हिसाब से हक दिया जाए। ये जो कंपनी दिख रही है इन पे सब में इसमें आप देख लीजिए, दलित और पिछड़ों की संख्या यहाँ आपको ना के बराबर मिलेगी। यहाँ पर जाति देख के नौकरियाँ दी जाती हैं और इस बात का मुझे कोई गुरेज नहीं है, मुझे कहने में जरा भी रत्ती भर भी शर्म नहीं है। आप मीडिया हाउस देख लो, हम नोएडा में बैठे हुए हैं और नोएडा में तमाम जो मीडिया हाउस है वहाँ जाति विशेष के लोगों को ही नौकरियाँ दी जाती हैं। अब दूसरा एक जो वर्ग आ जाता है, ये तो प्राइवेट संकाय हो गई कि यहाँ भी आरक्षण की मांग होगी और मजबूत तरीके से होगी। इसके अलावा एक और जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका में भी अब जाति के हिसाब से ही जज बनेंगे साहब। कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा। देखिए, अब कॉलेजियम सिस्टम इन्हें ख़त्म करना है या उसमें कुछ संशोधन करना है वो सरकार जाने, और ये जो कॉलेजियम है वो जाने। इतना बड़ा फैसला लिया, क्या आरएसएस की सहमति ली गई है? देखिए, आरएसएस इस पे सहमत नहीं है, जो मेरी अपनी जानकारी है। मोदी ने ये फैसला सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव को देखते हुए लिया है। अभी हमें इनके इस फैसले पर भी शक है कि क्या ये किसान आंदोलन के दौरान जो इन्होंने एमएसपी का वायदा किया था वो एमएसपी अब तक किसानों को नहीं दी है और 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो क्या ये जाति जनगणना हो जाएगी? क्योंकि अभी पिछली साल इन्होंने महिला बिल भी संसद में पेश किया था, 33%, जिसमें आरक्षण की बात हुई, और जब विपक्ष ने इसका स्वागत कर दिया तो उस महिला विधेयक बिल को 5 साल के लिए टाल दिया। ये कहा कि अब जो 2029 में लागू हो पाएगा। तो उसी तरीके से ये जाति जनगणना प्रधानमंत्री जो करवा रहे हैं, तो अब इसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। और इन बिटवीन मैं ये कहना चाहूँगा कि 2011 के जो आंकड़े जाति जनगणना के आए थे, जिसमें जातिगत कॉलम भी रखा गया था, उसमें स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने ये कहा था कि बहुत सारी खामियां हैं जिसको उन्हें
ठीक करना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा सरकार से कि पहले उन आंकड़ों को सार्वजनिक कर दें, तब तक ये जनगणना के भी आंकड़े आ जाएंगे। की सहमति नहीं है ये इसमें, नहीं लेकिन 2 घंटे पहले मीटिंग होती है मोहन भागवत से, तभी इसके बाद वो मीटिंग किसी और मुद्दे के लिए हुई थी। मीटिंग का मसला कुछ और था, वो था बीजेपी के अध्यक्ष का, और बीजेपी के अध्यक्ष पे दोनों जो खेमे हैं उसमें सहमति नहीं बन पा रही है। आरएसएस के खिलाफ गए मोदी जी? बिल्कुल आरएसएस के खिलाफ गए हैं और आरएसएस इससे नाराज है। जो मुझे अब तो शक नहीं होना चाहिए ना आपको, अब तो पिछड़े हैं ना प्रधानमंत्री। नहीं, ये तो एडवांटेज लेने के लिए इन्होंने काम किया है। देखिए इसमें भी चीज़ समझिए, अभी बिहार का चुनाव आने वाला है और बिहार में ऑलरेडी जातिगत जनगणना नीतीश जी और तेजस्वी जी की जब मिलीजुली सरकार थी तब हो गई थी। तो इस वजह से इन्होंने एक संदेश देने के लिए कि हाँ हम सामाजिक न्याय पे काम करेंगे, इसलिए जाति जनगणना करवा रहे हैं। अगर मोदी जी की नीति और नीयत बिल्कुल साफ होती तो बिहार को जो ये स्पेशल पैकेज दिया गया था 50,000 करोड़ रुपए का, तो वो अब तक मिल जाता। वो पैकेज 8 साल से इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री का। तो कि वो लगता है ये बस ऐलान है। ये अभी एक सिगूफा है, इस पे विपक्ष को घेरेबंदी करनी पड़ेगी, विपक्ष को नकेल कसनी पड़ेगी, तब हमें लगता है कि ये जाति जनगणना करवाएंगे। हालांकि इसमें तो सरकार घिर जाएगी 2019 के चुनाव में। ऐसे में एक अच्छी जो चीज़ निकल के आई है वो ये है कि समूचा विपक्ष, चाहे उसमें राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो या बहन जी हो, तो सभी के जो मुद्दे थे वो जाति जनगणना को लेकर थे। तो एक तरीके से जो हमारा बहुजन समाज है, चूँकि मैं बहुजन समाज से आता हूँ, तो हम ये कहेंगे कि हमारी नैतिक जीत तो हो चुकी है, मनवादियों की नैतिक हार तो हो गई, क्योंकि अब प्रधानमंत्री चाहे मजबूरी बस उन्होंने कहा तो है, सिंबॉलिक तो बोला है कि जनगणना करवाएंगे, और अगर वो जनगणना नहीं करा पाए तो 2029 में जो आप बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री को और बीजेपी को बहुत नुकसान झेलना इस जाति जनगणना से आपको नहीं लगता समाज में विभाजन पैदा होगा? बिल्कुल विभाजन नहीं होगा, बल्कि नफरत तो अभी है। एक बार जनगणना होने के बाद पूरी जो एक सिस्टम बन जाएगा, व्यवस्थाएं बन जाएंगी, चाहे वो सरकारी निकाय हो या निजी संस्थान हो, सब जगह सबको बराबर हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो आप देखना एक समतामूलक समाज हजारों सालों से संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हैं लोगों को कैसे आसानी से छोड़ देंगे? आप कहने बराबर आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सरकार चाहेगी तो छूट जाएंगे। अब मैं आपको 70 के दशक की बात बताना चाह रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने जमींदारी प्रथा खत्म करवाई थी, तो आसानी से तो नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि सरकार की वहाँ पे नीति ठीक थी तो वो हो गई। ऐसे ही नेहरू जी ने कई जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको राष्ट्रीयकरण किया था, कई बैंकें राष्ट्रीय बैंकों में तब्दील हुई थी। तो सरकार अगर चाहेगी तो ये काम आसानी से हो जाएगा, और इस काम को होने से एक फ़ायदा है, एक समतामूलक समाज की स्थापना होगी, जिसका सपना साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुल्ले जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था। जिसकी संख्या होगी वो तो उसी हिसाब से होगा ना। देखिए तभी तो समतामूलक समाज की स्थापना होगी। अभी ये बताइए, ये लोग 3% है और ये 90% संसाधनों पे इनका अधिकार है, और हम लोग 85% है, और हमें मिल कितना रहा है? हमें 50 भी नहीं दे रहे। मिलना चाहिए 85 ही, और मिल ईमानदारी से 50 भी नहीं रहा, बल्कि हम ये देखें अगर ओवरऑल मोटा मोटी तो 20 से 22% मिल रहा है। तो हमारे हक को ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो 3% लोग हैं, जो पिछले 4,000-5,000 साल से हम पे शासन कर रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं लगातार, हमारे ऊपर लगातार इन्होंने जो शोषण किया है, हमें मुख्य धारा में आने से रोका है, तो इनकी जो एक एकाधिकार है, जो मोनोपोली है, वो मोनोपोली टूटेगी, और इसके लिए ये जनगणना होनी बहुत जरूरी है। इस ऐलान से मीडिया घराने बड़े परेशान हो रहे हैं, कुछ सबके पेट में दर्द है, क्योंकि 90% जो आपके पत्रकार हैं वो उसी जाति से हैं, 90% मीडिया घराने के लोग उसी जाति से हैं। तो इस वजह से इनको दिक्कत हो रही है कि उनकी अब मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, उनकी मठाधीसी ख़त्म हो जाएगी। अगर मोदी जी ने आरएसएस के खिलाफ जाके फैसला लिया तो हमको नहीं लगता बीजेपी टूट जाएगी फिर? देखिए ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन अब अगर नेकी नियति से लिया है तो बीजेपी टूट जाएगी, और अगर यहाँ पे ब्लफ देने की कोशिश की है तो वो अब बिहार चुनाव के बाद क्लियर हो जाएगा। अगर बिहार चुनाव से पहले ये तो होगी जाति जनगणना, वहाँ क्या असर पड़ेगा? नहीं, बिहार चुनाव के बाद हो सकता है प्रधानमंत्री इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दें, कह दें जी अभी जनगणना नहीं होगी जी, अगली बार होगी 2031 में या 34 में होगी, क्योंकि मोदी जी तारीखें देने में माहिर हैं।
तारीख पे तारीख देते हैं कि साहब एक कार्यकाल और दे दो हमें 5 साल का, फिर देश की व्यवस्था ठीक कर देंगे। 2022 में साहब आमदनी डबल कर रहे थे। गड़बड़ भी हो सकती है। गड़बड़ होगी, क्योंकि जो नीति है सरकार की और जो तमाम जो साधन संसाधन हैं जिन पे अभी एकाधिकार मनवादी लोगों का है, तो वो एकाधिकार इतनी आसानी से ये लोग छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात ये है कि इससे सीधा सीधा जो नुकसान है वो औद्योगिक घरानों को होगा, और ये औद्योगिक घरानों के इशारों पे ही अभी मौजूदा सरकार चल रही है। तो इस वजह से एक सीधा सीधा संदेह जा रहा है कि ये जनगणना ईमानदारी से होगी या ईमानदारी से नहीं होगी। लेकिन इसमें हम अभी, चूँकि हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि हमारी एक नैतिक जीत हुई। कम से कम वो लोग झुक तो गए, मानने को तो तैयार हुए कि हाँ भाई जनगणना फैसले का स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल स्वागत है, फैसले का स्वागत है। और समूचे विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी है कि चलो साहब आपने कोई एक साहसिक फैसला लिया और अब विपक्ष की बात मानी। इसी तरीके से जो विपक्ष अगर सही सजेशन देता है तो उनको मानने में कोई बुराई नहीं है, आप छोटे नहीं होंगे। इसी बीच राहुल गांधी जी ने एक सजेशन और दिया है कि तेलंगाना में जो सेंसेस हुए हैं, जो कॉलम्स जातिगत जनगणना के दौरान भरवाए गए थे, तो उन कॉलम को भी आप शामिल करें, क्योंकि उन तमाम जो पैटर्न था तेलंगाना की जातिगत जनगणना का, उसकी पूरे विश्व में तारीफ हो रही है। कई मुद्दों में बीजेपी अभी घिरी हुई थी, तो डाइवर्ट करने के लिए इस समय प्रधानमंत्री मोदी को सामाजिक न्याय का मसीहा बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है। जहां कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री के जो तमाम नेता थे, चाहे अमित शाह हो, गडकरी जी हो, योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, ये लोग खुले मंचों पर जातिगत जनगणना की मुखालफत करते हुए नज़र आ रहे थे। एक कंगना रनावत का वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, और अब यू टर्न लेते हुए वही लोग जातिगत जनगणना के फ़ायदे गिना रहे हैं। नितिन गडकरी हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, ये तमाम लोग अब प्रधानमंत्री मोदी को सामाजिक न्याय का मसीहा बताने पे तुले हुए हैं। और सबसे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति इस समय नितिन गडकरी की है, क्योंकि नितिन गडकरी जी लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहते हुए नज़र आए थे कि जो जाति की बात करेगा उसको वो कस के लात मारेंगे। अब वो क्या गडकरी जी में इतना साहस है कि वो प्रधानमंत्री को लात मार पाएंगे?